लेट्स रिवाइज मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। आपके बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, मैथमेटिक्स का सिलेबस अभी भी बड़ा दिख रहा है और बहुत डिफिकल्टीज आ रही हैं रिविजन्स में। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं रिवीजन क्लासेस, जहां हम ट्राई करेंगे कि एक चैप्टर एक शॉर्ट लेक्चर में खत्म हो जाए। वहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके मार्क्स की वेटेज और साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके खत्म कर दें। हालांकि इसी चैप्टर से रिलेटेड, यानी जितने भी चैप्टर हम कराएंगे उन चैप्टर से रिलेटेड आपके लिए एक फ्री लाइव सेशन प्लान किया जाएगा, जहां आप में से 100 बच्चों को फ्री एंट्री दी जाएगी और 3 घंटे के लाइव सेशन में आपसे डिस्कशन किया जाएगा और आपके सवालों को सुना जाएगा। तो आज का पहला बिगिनिंग चैप्टर जिसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रियल नंबर्स। ये पहली यूनिट है आपके मैथमेटिक्स सिलेबस की, जिसकी वेटेज आप अगर देखें तो 6 मार्क्स की है आउट ऑफ टोटल 80 मार्क्स। 6 मार्क्स कहोगे आप, सर ये तो बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दिखाई दे रही है इस चैप्टर की, तो हम इस पर इतना स्ट्रेस क्यों करें, छोड़ के दूसरे चैप्टर पे चले जाते हैं। सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये सबसे छोटा चैप्टर है, सबसे छोटा सिलेबस है पूरे मैथमेटिक्स सिलेबस में और सबसे आसान भी। यानी 6 मार्क्स तो आपको मुफ्त में दिए जा रहे हैं। बस करना क्या है, 2-3 ट्रिक्स हैं, उसको फॉलो करनी है और उससे क्वेश्चन लगा के देखना है। 6 मार्क्स गारंटेड आपके पास आ जाएंगे। इससे पहले हम चैप्टर में डायरेक्टली जंप करें, डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो सिलेबस है जिसमें मैं कह रहा हूं कि छोटा है, उसमें है क्या एक्चुअली में। तो एक्चुअली में अगर आप देखें तो ब्रेक करके यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स है आपके पास। पहली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसके एप्लीकेशन को एचसीएफ और एलसीएम के बेसिस पे यूज किया जाएगा, जो आप बचपन से प्रैक्टिस करते आए हो। फिर प्रूविंग ऑफ इरैशनैलिटी, उसमें भी √2, √3, √5 जैसी सारी चीजें एक जैसे ही प्रूव होती हैं। एक सिस्टम है, एक पैटर्न है, उसके हिसाब से ये सारी चीजें चलेगी। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ 2 टॉपिक आपको कवर करने हैं और आपके 6 मार्क्स गारंटेड हो जाएंगे। जो आपका फाइनल पेपर है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जहां पर 5 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा एमसीक्यू टाइप, सेक्शन ए, जिसमें हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स होंगे और ऐसे 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सेक्शन बी होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जहां पर आपको हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे और 5 क्वेश्चंस यहां से आपको देखने को मिलेंगे। सेक्शन सी जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप है, ये 3 मार्क्स आपको हर एक क्वेश्चन पे रिवॉर्ड देगा और 6 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे। सेक्शन डी जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप है और यहां पर हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिलेंगे और ऐसे 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सेक्शन ई जो है वो केस बेस्ड स्टडी है। सीबीएसई ने, देखा होगा आपने पिछले 2-3 सालों से केस बेस्ड स्टडीज को ज्यादा तवज्जो देना चालू कर दिया, तो ऐसे 3 क्वेश्चन आपको जो 4 मार्क्स के हैं केस बेस्ड स्टडीज टाइप के, वो मिलेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो 5 सेक्शन है और हमारे क्वेश्चंस की वेटेज जो है वो ज्यादातर चांसेस है सेक्शन ए, बी, सी में लाई करने की। 6 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से है, 1, 2 और 3। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ इस तरीके से हो सकता है। सेक्शन ए में एमसीक्यू में तो कंफर्म है, पहला क्वेश्चन ही आप शायद इसी चैप्टर का एनकाउंटर कर जाओ, फिर डायरेक्टली आपको सेक्शन डी में मिलेगा 5 मार्क्स का। तो इस तरीके की ही डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे ज्यादा बाहर की चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। जैसा कि मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया, ज्यादा लाइकली चांस है सेक्शन ए, बी, सी में आने का। 1 क्वेश्चन सेक्शन ए में, 1 क्वेश्चन सेक्शन बी में, 1 क्वेश्चन सेक्शन सी में। 6 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, जहां पहला टॉपिक हमने बोला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में बड़ा हवा बनाया सबने, साल भर में क्या कुछ नहीं पढ़ा दिया, कितनी दिक्कतें आई, समझ में नहीं आया सर, कहना क्या चाहते हो। तो आप जब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ रहे हो तो सबसे पहले आपको 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता होना चाहिए। एक प्राइम नंबर्स, दूसरे कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 या फिर खुद से डिवाइड हो पाए और कोई नंबर उन्हें डिवाइड ना कर पाए। जब हम ऐसी डिवीजन की बात कर रहे हैं तो हम कहना चाहते हैं कि उसमें रिमाइंडर ना बचे। वैसे तो हर एक नंबर एक दूसरे को डिवाइड कर लेते हैं, पर हम यहाँ पे परफेक्ट डिविजिबिलिटी की बात करते हैं, जहां पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए अगर हम डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो वो हो जाएगा डिवाइड, वहां पे कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। तो प्राइम नंबर क्या है? ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से या फिर 1 से डिवाइड होते हैं।
अब 1 तो हर किसी नंबर को डिवाइड कर देता है, तो ज्यादा आसान रहेगा याद करने के लिए क्या, जो खुद से डिवाइड हो पाए। तो ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर है 2। हाँ, डेफिनेटली हम पॉजिटिव क्वांटिटीज की बात करेंगे, कोई नेगेटिव प्राइम नंबर नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर क्या है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे लिस्ट है आपके पास, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि आप किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को, अच्छा कॉम्पोजिट नंबर के बारे में हमने डिस्कस किया, प्राइम नंबर के अलावा सारे नंबर कॉम्पोजिट हैं। प्राइम नंबर के अलावा सारे नंबर क्या हैं, कॉम्पोजिट हैं। कैसे, मतलब प्राइम नंबर के मल्टीपल्स हैं वो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 कह रहा हूं तो उसको मैं 2 into 2 लिख सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 कह रहा हूं तो उसे मैं 2 into 5 लिख सकता हूं। तो इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको क्या कह रही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलती है बेटा किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के मल्टीपल के साथ दिखा सकते हो। यानी ये बहुत बड़ी पावरफुल चीज है, इस पे ध्यान देना है, समझना है इसको अच्छे से कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर ले लो उसे आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के साथ दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके लिए यहां पर लिख दूं 20 एक प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर हुआ। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2 into 2 into 5? 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। यानी हर एक कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के साथ दिखा सकते हैं। अब इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मेजर आउटकम जो आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ये सबसे बड़ी ब्यूटी है। आपने सुना होगा HCF और LCM के बारे में, है ना। द मेजर आउटकम ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो मैं बताने जा रहा हूं उसको अच्छे से ध्यान से सुनना कि जब भी आप कोई दो नंबर्स के बीच में HCF और LCM निकाल रहे हो, उसकी एप्लीकेशन क्या है कि HCF और LCM को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट आपको देते हैं। यानी आपने 2 और 4 के लिए LCM और HCF निकाला, तो HCF और LCM को मल्टीप्लाई करोगे, वो डायरेक्टली आपको क्या दे रहा है, 2 into 4 नंबर के प्रोडक्ट ही आपको डायरेक्टली दे रहा है। अब ये सुनने में थोड़ा सा तो अजीब लग रहा है, पर जब हम इसे अप्लाई करेंगे ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक। तो जैसा हमने कहा कि प्राइम नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन में हम दिखा सकते हैं किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को। तो यहां आपके सामने एक एग्जांपल है, 12 को हम दिखा सकते हैं 2 into 2 into 3, 15 को हम दिखा सकते हैं 3 into 5। ध्यान रहे ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं जिसमें हम प्रोडक्ट के हिसाब से दिखा रहे हैं वो प्राइम नंबर है। और इस मेथड को क्या कहते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं बेटा, फटाफट से ध्यान रखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई भी बड़े से बड़ा नंबर ले लो, उसे हम प्राइम फैक्टर्स के बेसिस पे दिखा सकते हैं। फैक्टर्स तो सुना ही होगा ना आपने, छोटे छोटे नंबरों के बेसिस पे दिखाना, है ना। तो मैं आपके लिए 2-3 और एग्जांपल्स कर देता हूं। फॉर एग्जांपल लेट अस से अगर आप चाहते हैं कि 24 के फैक्टर बता दो, सर 24 के फैक्टर्स बता दो, यहां हम फैक्टर्स प्राइम फैक्टर बोलेंगे, ये ध्यान रखना है। तो क्या मैं 24 को लिख सकता हूं 2, सो 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या ये बचा 12, बिल्कुल सही बात है। 12 क्या अभी भी 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है सर। सो 2 into 2, क्या 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 बचेगा, बिल्कुल सर। क्या 6 अभी भी 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल सर। सो फिर से एक और 2, तो अब क्या बचा 3। क्या 3 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है सर। 3 क्या है, प्राइम नंबर है, तो यानी वो खुद से ही डिवाइड होगा, तो सीधे लिखना है 3। सो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 3। और जब नंबर रिपीटेड होने लग जाए ना यार मल्टीप्लाई में, तो उसे ज्यादा स्मार्टर रिप्रेजेंटेशन दो, अपने लेवल की रिप्रेजेंटेशन दो। ऐसे नहीं बच्चों की तरह लंबा लंबा लिखते जा रहे हो। क्या करेंगे इसे हम, 3 टाइम्स रिपीटेड है तो 2 की पावर 3 into 3 की पावर 1, इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन आपको देनी है। क्यों करनी है इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन, अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो समझ में आया कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम एक प्राइम नंबर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सही, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आती है HCF और LCM के रूप में। किस रूप में, प्राइम फैक्टराइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आती है HCF और LCM के रूप में। मैं पहले स्टार्ट करूं HCF और LCM की एप्लीकेशन आपको समझाना, मैं आपको इसकी बेसिक मतलब बता देता हूं। बेटे ये याद रखना कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको हिलाना, उसको खत्म करना जड़ से बेसिक्स के दम में रहता है। तो इसलिए अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। HCF की बात कर रहा था मैं,
HCF का क्या मतलब होता है, पहले मुझे बताएं, फटाफट बताएं बेटा। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको समझना है कि इसका मतलब क्या हुआ। फिर आओ LCM के बारे में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इन दोनों में एक चीज आप नोटिस करो, इन दोनों में ही एक चीज इंपॉर्टेंट दिख रही है आपको, द वर्ड कॉमन। अब कॉमन तो जायज सी बात है, कम से कम दो लोग होने चाहिए तभी तो हम उनके बीच में कॉमन की बात करेंगे, है कि नहीं? तो ठीक है, यानी दो लोग पार्टिसिपेंट रहते हैं, एक X होता है एक Y होता है, ठीक है, एक X होता है एक Y होता है। आपने HCF निकाला यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब होता है एक ऐसा नंबर, वो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है, उससे बड़ा और कोई नहीं हो पाएगा, एक ऐसा नंबर जो आपके कंपेयरिंग नंबर को दोनों को डिवाइड कर सकता हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे बोलता हूं HCF X और Y का C है, तो इसकी एबिलिटी क्या है कि वो X को भी डिवाइड कर दे और Y को भी डिवाइड कर दे। अब C के बाद कोई और पॉसिबल नंबर बड़ा होना नहीं चाहिए, तभी इसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब बता दो। तो फटाफट मुझे अब बताएंगे कि LCM क्या होगा HCF को देखते हुए। LCM का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी यहां पर हम एक ऐसा नंबर ले रहे हैं, लेट अस से D बोल दिया मैंने, एक ऐसा नंबर D है जिसको X और Y दोनों डिवाइड कर दें। D को X और Y दोनों ही डिवाइड कर दे रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है अगर मैं D को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर भी X और Y का तो फोकस सिर्फ और सिर्फ D को डिवाइड करने पे ना, तो मल्टीपल तो जाहिर सी बात है यार, हो ही जाएगा। जैसे अगर मैं 10 से 100 को डिवाइड कर रहा हूं तो 10 से 1000 को भी तो डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि 100 का मल्टीपल ही तो है 1000, है ना? तो इसीलिए हम इसे कह रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक ऐसा कॉमन मल्टीपल वैल्यू है जिसे X और Y दोनों डिवाइड कर पा रहे हैं, ये मतलब है LCM का। तो अगर ये मतलब आपको समझ में आएगा तो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाइज दिया होगा तब आपको समझ में आएगा कि मुझे HCF निकालना है या LCM निकालना है। इस वर्ड पे बार बार फोकस करो, बार बार इसे, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। HCF का क्या मतलब है? ऐसा सबसे हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू जो कंपेयरिंग नंबर X और Y दोनों को डिवाइड कर दे। और LCM क्या है? ऐसा मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो X और Y दोनों से डिवाइड हो जाए। कमाल की बात है, जब ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगी तो स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ जाएगा, कमाल तरीके से आप उसको निपटा दोगे। चलिए अब तरीके वाइज, सिलसिले वाइज हम यहां पर बढ़ते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM और HCF को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, कोई भी नंबर आप लेंगे तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कॉम्पोजिट नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने X ले लिया, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, A की पावर 3 B की पावर 4 इस तरीके का रख दिया। ऐसे ही Y ले लिया मैंने, उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं A की पावर 2 B की पावर 6 इस तरीके से होगा। कोई ना कोई मल्टीपल रहेगा ही, और भी हो सकते हैं। तो HCF क्या है? इसमें से डेफिनेशन देखो, HCF क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। यानी A और A X के कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, है कि नहीं है? दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। इसमें से स्मॉलर पावर किसके पास है? A स्क्वायर के पास। ऊपर वाले के पास क्या है? A क्यूब है। तो हमें क्या लेना है HCF के लिए? A स्क्वायर, स्मॉलेस्ट वन को लेना है, तो हमने ले लिया A स्क्वायर, ठीक है। और B की पावर 4 और B की पावर 6 में कौन है छोटा? बताओ। B की पावर 4 छोटा है ना? B तो कॉमन है ही, तो A स्क्वायर इंटू B की पावर 4 ये आपको HCF देगा। सर जब भी आप लोग ना स्टेटमेंट वाइज समझाते हो, यानी ABC अल्फाबेट ये सब लेके समझाते हो, तो समझ में नहीं आता है। नंबर के टर्म्स में समझाया करो, वो ज़्यादा आसान रहता है। तो नंबर के टर्म में समझाएंगे यार, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग? पर ये थोड़ी हैबिट डालो इस चीज़ की यार, ये बचपन वाला काम नहीं चलेगा कि 10 को हम 2 into 5 लेके तो ही समझ में आ रहा है। हम किसी भी वेरिएबल के लिए किसी भी वेरिएबल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यार। इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर डेवलप करो, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक मिसाल ही तो लिया है। X को अगर हम A की पावर 3 इंटू B की पावर 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और Y को A स्क्वायर इंटू B की पावर 6 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से HCF कैसे निकालोगे? जो भी कॉमन मल्टीपल्स हैं, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स है, उसमें स्मॉलर पावर किसके पास है? किसके पास है भाई? Y के पास है। A स्क्वायर उठाया,
रखा। b पावर 6 और b पावर 4 में छोटा कौन है? b पावर 4 उठाया रखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, वही तो आपका HCF है। कमाल की बात है। तो एलसीएम क्या होगा, सोच सकते हो क्या? हाँ, अभी आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। चलो भाई, अभी ये चलो मैथमेटिकल आप कह रहे थे ना सर, मैथमेटिक के हिसाब से, नंबर के हिसाब से एग्जाम्पल बताओ, ऐसे तो आप चीटिंग कर रहे हो। तो चलो ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। सो 24, इसके प्राइम फैक्टर लिखो पहले तो। 24 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे मेरे साथ, फटाफट बोलेंगे, क्या बोलोगे? 2 इंटू, जब आप 2 लिख दिए तो यानी अब 12 बचा है, तो 12 को फिर से 2, अब क्या बचा है? 6 बचा है, 6 को भी 2 से, अब क्या बचा है? 3 बचा है ना? अगर ये समझ में नहीं आता तो आप ऐसे इसको ब्रेक करते जाओ, 12, फिर इसके बाद फिर 6, फिर 3, अब 3 से ये हो गया। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? मैंने कहा था ना स्मार्टर वे में लिखना है, ऐसे बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी है। तो क्या करना है? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ये क्यों लिख रहे हैं हम लोग? अब समझ में आ गया हो ना? पावर ऑब्जर्व करने के लिए कि स्मॉलर पावर किसके पास है, बड़ी पावर किसके पास है, तभी मैं एचसीएफ के लिए वो निकाल पाऊंगा स्टेटमेंट वाइज। वेरी गुड। अब 36 को भी लिखते हैं फटाफट। 2 से जब कर दिया इसको तो बचा क्या? 18, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो फिर क्या बचा? 9। अब 2 से नहीं कर सकते तो 3 से करेंगे, बचेगा क्या? 3, फिर से 3 से कर सकते तो बचेगा क्या? 1 बचेगा। तो यहां पे क्या दिख रहा है भाई? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। आसान था। प्राइम फैक्टराइजेशन तो यार तुम कर लोगे, इतना कॉन्फिडेंस तो तुम्हें, तुम्हारे ऊपर मेरे को है, तुम कर लोगे यार। अब आ जाओ भाई एचसीएफ पे। एचसीएफ क्या है? हमने कहा था, डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, स्मॉलर पावर, दोनों में कॉमन नंबर जो है उसमें से स्मॉलर पावर किसके पास है, वो वाला नंबर उठा लो। किसके पास है? पहले 2 को कंपेयर करते हैं, क्या 2 दोनों में है? 2 स्क्वायर और 2 क्यूब में से छोटा कौन है? 2 स्क्वायर, ले लिया। 3 स्क्वायर और 3 पावर 1 में से छोटा कौन है? 3 पावर 1, ले लिया। तो क्या बचा आपके पास? 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 4, और 3 का मतलब क्या होता है? 3, 4 3 जा 12। तो एचसीएफ ऑफ 24 और 36 इज व्हाट? 12। इस मेथड से आपको करना है। भले ही आपको वो बचपन वाला तरीका आता हो, लाइन लगा के इस तरीके से आप बनाते हो यार, 12 और 36 का अलग अलग से लेते हो, पर इस तरीके से मत करना आप 10th के एग्जाम में, क्योंकि वो पैटर्न नहीं चेक कर रहे हैं आपके एग्जामिनर। अगर आप ऐसा करोगे तो वो हो सकता है कि उसको क्रॉस दे दे, बड़ा गलत है। सही है? चलो भाई, ऐसे समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो भाई कमेंट कर देना, मैं एक और वीडियो बना सकता हूं इस पर, और फिर से ज्यादा क्लियर तरीके से आपको डिस्क्राइब करूंगा जैसी भी आपकी जरूरत रहेगी। फिर एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम हो गया ग्रेटेस्ट पावर इन्वॉल्व। ग्रेटेस्ट पावर इन्वॉल्व, जैसे वहां पे हम स्मॉलर पावर वाला कर रहे थे, जिसमें बड़ी पावर है उसको एलसीएम के लिए लेना है। यहां पे पकड़ी गई एक ट्रिक, फॉर एग्जांपल मैं ट्रिक समझा देता हूं, देखो। ट्रैप है, इसीलिए कह रहा हूं यहां पे फोकस करने वाली जरूरी है। जैसे देखो, मैंने x को लिख दिया, यहां पे लिखा मैंने 2 पावर 3, 3 पावर 4 इंटू 7 पावर 1। ठीक है? फिर y इज इक्वल्स टू 2 पावर 2, 3 पावर 6, दैट्स इट, ऐसा लिखा हमने। ठीक, दो नंबर को कंपेयर कर रहे हैं। अब आपसे एलसीएम को बोला गया, आप बोलोगे सर डेफिनेशन में बोला हुआ है हाईएस्ट पावर जिसके पास हो, कॉमन नंबर होना चाहिए, अगर नंबर कॉमन नहीं है तो हम लेंगे नहीं। तो ठीक है, कॉमन नंबर लेना चाहिए, बहुत सही बात है यार, बिल्कुल सही है। सो 2 पावर 3 और 2 पावर 2, 2 तो कॉमन नंबर है ही, 2 पावर 3 और 2 पावर 2 में बड़ा कौन? 2 पावर 3, ले लिया 2 पावर 3। 3 पावर 4 और 3 पावर 6, 3 तो कॉमन नंबर है ही, 3 पावर 4 और 3 पावर 6 में बड़ा नंबर कौन? 3 पावर 6। 7 पावर 1, सर 7 पावर 1, 7 तो सिर्फ x के पास है, y के पास तो है ही नहीं, तो यानी ये कॉमन नंबर नहीं है। यहीं पे तुम कर गए गलती। क्या मैं यहाँ पे 7 पावर 0 लिख सकता हूँ y के पास? ये तो चीटिंग है सर, ये गलत बात है। कैसे चीटिंग है भाई, कैसे चीटिंग है? आप तो किसी भी नंबर को उसके पावर 0 के साथ दिखा सकते हो कि नहीं? एनीथिंग का पावर 0 इज व्हाट? 1, एक्सेप्ट 0 की पावर 0 नहीं होनी चाहिए। 0 की पावर 0 छोड़ के बाकी कोई भी नंबर ले लो, उसको पावर 0 करोगे तो हमेशा क्या आएगा रिटर्न में? 1। तो 1 तो यहाँ बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाइड था। इस चीज को सोचते हुए 7 पावर 0 और 7 पावर 1 में बड़ा कौन? 7 पावर 1, तो इसलिए 7 को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर उस डेफिनेशन पे आप स्टिक कर गए और आप कॉमन नंबर ढूंढ रहे हो, साथ के साथ तो वाला कोई है ही नहीं, तो छोड़ दोगे तो बेटा गलती हो जाएगी। यहाँ पे ये हिडन ब्यूटीज को भी देखना है, ठीक है, छुपी हुई सुंदरता को भी देखना है, नहीं तो गलतियां होती रहेंगी आपके साथ। जो सामने दिख रहा है वही सुंदरता नहीं है, अंदर भी होती है कुछ लोगों के राज,
तो उस राज को जानना ज़रूरी है। तो 7 पावर 0 और 7 पावर 1 में 7 पावर 1 बड़ा है, इसलिए एलसीएम में ये हिस्सा लेगा। समझ में आई बात? तो ऐसे केस एनकाउंटर हो सकते हैं, इसलिए मैंने पहले ही आपको आगाह कर दिया है। इसके ऊपर भी वही सेम एग्जांपल 24 और 36 का ले ले तो एलसीएम क्या बनेगा अपने पास, फटाफट से लिखेंगे 24 के फैक्टर्स। अब तो हमें पता ही लग गया सर, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1। 36 का क्या होता है भाई, 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2। अभी पीछे ही किया था ना यार, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में तो आ ही रहा तुम्हें, वेरी गुड। सो एलसीएम के लिए क्या लिखना भैया, बड़े वाले पावर से उठाओ। सो 2 की पावर 3 उठाएंगे, यहाँ से 3 की पावर 2 उठाएंगे, यानी 8 इंटू 9 यानी 72। सो 72 72 ऐसा मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है जिसको 24 भी डिवाइड करता है और 36 भी डिवाइड कर लेगा। ये है एलसीएम का रियल मतलब। सिमिलरली यही एचसीएफ में भी तो हमने देखा कि एचसीएफ में क्या देखा बेटा, 12 ऐसा हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है जो 24 को भी डिवाइड कर देगा और 36 को भी डिवाइड कर देगा। उसके बाद बड़ा वैल्यू अगर आप लेना चाहो, दोनों को कॉमन का मतलब यही हो गया ना यार, दोनों को डिवाइड करना चाहिए। तुम कहोगे सर 24 ले लो, 24 तो 24 को डिवाइड कर देगा, पर बेटा 36 का क्या, दोनों को डिवाइड करना चाहिए सेम नंबर। ये है रिस्ट्रिक्शन, समझ में आई? तो ये है एचसीएफ और एलसीएम। बहुत सही, इस एप्लीकेशन का ध्यान रखना, ये हर एक क्वेश्चन में आपको परेशान करेगी नहीं तो, ठीक। तो यही एलसीएम के कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत सारे एप्लीकेशन वाले प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो फिर डायरेक्ट करके देखते हैं इन प्रॉब्लम्स को। इट्स अ क्वेश्चन टाइम। हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एचसीएफ और एलसीएम पर प्रॉब्लम्स ट्राई करते हैं कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तीनों ही वेराइटीज़ के, चाहे वो एमसीक्यू टाइप में आ रहे हो या फिर शॉर्ट आंसर टाइप में आ रहे हो या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आ रहे हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम ट्राई करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आप देख सकते हैं आपको x और y का प्रोडक्ट दे रखा है 180 और HCF दे रखा है x और y का 3 है। आपसे बोला है एलसीएम बताओ। हमने कहा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है कि जब आप HCF ऑफ गिवन नंबर और गिवन कंपैरेटिव नंबर को एलसीएम ऑफ गिवन कंपैरेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर देता है, यानी मल्टीप्लाई कर देता है जो नंबर आप कंपेयर कर रहे हो। तो इस हिसाब से इस इक्वेशन में अगर आप डालें तो एक्स वाई का प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी दे रखा है 180 और एलसीएम कितना है वो हमें निकालना है, एलसीएम की वैल्यू हमें निकालनी है एक्स और वाई की। एचसीएफ कितना दे रखा है हमें 3। सो ये यहीं से ही जो वैल्यूज हमें गिवन है उससे हमने रिप्लेस कर दिया और जस्ट अब क्या करना है, सिंपल सा काम है, इस 3 को यहाँ पर लेके आना है। सो कैसे ले आएंगे भाई, एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई विल बी नाउ 180/3 इजीली 60। सो इस इक्वेशन की जानकारी की वजह से मैं बहुत आसानी से एलसीएम निकाल पाया हूँ। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 182। तो अभी भी हम वही मान लेते हैं कि 2 नंबर जो है x और y है, तो इस हिसाब से एलसीएम कितना दे रखा है हमें 2 नंबर्स का, x, y का दे रखा है 182। HCF दे रखा है हमें HCF ऑफ 2 नंबर x, y इज 13। इफ वन ऑफ द नंबर यानी x या फिर y में से कोई एक नंबर 26 से हमने x को ले लिया 26, तो y ही पूछा हुआ है, अदर नंबर बता दो। फिर से वही प्रॉपर्टी लगनी है वापस से, LCM into HCF is going to give you x into y। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम LCM की वैल्यू डालते हैं 182 और HCF की वैल्यू है 13। सो इस हिसाब से x और y की वैल्यू भी डाल दें तो 26 into y। सो हमें y की वैल्यू निकालनी है। सिंपल आपको क्या करना है, मैनिपुलेशंस करनी है, नंबर को इधर उधर ले जाओ और काम बन जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 182 into 13/26। और यहाँ पे जब हम डिवीजन करें इस चीज़ की तो सिंपली हमारे पास ये सॉल्यूशन किस तरीके से आ जाएगा, 26 2 टाइम्स में चला जाएगा और 2 9 जा 1 जा। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 91। बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन भी। तो आप देख पा रहे हैं कि एक छोटे से एप्लीकेशन जो था कि HCF और LCM के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई होते हैं, वही दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट का सेम रिजल्ट आता है। उस एप्लीकेशन से हमने 2 क्वेश्चन बड़ी आसानी से निपटा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं 429 के। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, प्राइम फैक्टर्स लिखना है 429 का। तो चलिए इसे ब्रेक डाउन करना चालू करते हैं। ठीक है, सो 429
अब देखो नंबर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो सभी को आती है, कर लोगे तुम लोग, लेकिन नंबर कॉम्प्लिकेटेड होता है, पता नहीं लग पाता है कि पहले कौन सा डिवीजन होगा। तो डिवीजन रूल है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। जैसे 2 से कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है तो उसका यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो 9 है तो वो 2 से नहीं होगा। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि सभी नंबर्स को सम कर दो, जितने भी डिजिट आपके पास हैं उन सभी को सम कर दो, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो हो जाएगा 3 से डिवाइड। तो चेक करते हैं यहाँ पर 4 + 2 + 9 कितना हुआ भाई, 6 + 9 15, 15 हो गया। सो यानी ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो पहला मल्टीपल अपने पास क्या आएगा 3, और 3 से डिवाइड होने के बाद ये बचेगा क्या 3 × 1 = 3, फिर 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9। सो 143 आया। अब दोबारा से चेक करते हैं 143 क्या ये 3 से डिवाइड होगा। सो उसके लिए सम करना है फिर से वही 1 + 4 + 3 दैट इज 5 + 3 = 8, और 8 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता, तो यानी ये यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा। फिर 4 से नहीं हो सकता ये, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए थे। 5 यानी यूनिट डिजिट आपकी 0 या 5 होनी चाहिए। 6 यानी 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए, और दोनों से ही नहीं हो रहा है। 7 का डिफरेंट रूल है, क्या 7 से होगा, 7 से डायरेक्टली पता लग रहा है 7 × 2 = 14, उसके बाद 3 नहीं हो पाएगा ये। 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। 11 से होगा क्या ये, हाँ 11 से हो जाएगा ये। सो 11 × 1 = 11 फिर 11 × 3 = 13, ऑल राइट, इंटू अब 13 तो फिर किसी से होगा नहीं, प्राइम नंबर है तो 13 से ही डिवाइड होगा। सो 429 का फैक्टराइजेशन आपके पास क्या आ गया, सिंपली 3 × 11 × 13। आपको ध्यान रखना होगा डिविजिबिलिटी रूल का, तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी प्राइम फैक्टराइजेशन करने में। अदरवाइज नंबर कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, बाकी काम तो बहुत आसान है। चलिए अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हम टाइप स्विच कर रहे हैं यहाँ पर, वेरी शॉर्ट आंसर से शॉर्ट आंसर की तरफ जा रहे हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं आपके पास, उनको देखते हैं अब हम। साथ ही साथ मेरी एक अनाउंसमेंट भी है यहाँ पर इस वीडियो में ही, हमारी तरफ से एक टेस्ट सीरीज चल रही है क्लास 10th के लिए। 26 टेस्ट पेपर्स हम लोग आपके लिए लगा रहे हैं, जहाँ मैथ, साइंस, सोशल और इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे लेटेस्ट CBSE पैटर्न के हिसाब से। आपको मॉनिटर किया जाएगा जब आप एग्ज़ाम दोगे, ऑनलाइन ही रहेगा ये टेस्ट, आपको राइटिंग करके चीज़ें अपलोड करनी है, बट आपके लिए सर्विलेंस में एक टीचर बैठा रहेगा, वो आपको मॉनिटर करता रहेगा, टाइमिंग के साथ करोगे, सारा कुछ एग्जाम वाला फील दिया जाएगा, और प्रॉपर उसकी डिस्कशन भी होगी जब उसके सॉल्यूशन को आउट किया जाएगा और आपके मार्क्स को बताया जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, क्योंकि फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट की प्रैक्टिस पहले से ही कीजिए, तभी जाके आप फाइनल में उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, संभाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसकी रजिस्ट्रेशन का, प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर टाइप है हमारे पास अब ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन का, यहाँ पर देखते हैं कैसे करना है इस प्रॉब्लम को। हाँ, ये स्टेटमेंट वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पर इत्मीनान से शांति से सोचते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बोला क्या है, 3 बेल रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4, 7, 14 मिनट्स। 3 बेल्स हैं, B1, B2, B3, वो रिंग कर रही हैं 4 मिनट पे, एंड फिर दूसरी वाली बेल हर 7 मिनट पे बजती है, और तीसरी वाली बेल जो है हर 14 मिनट पे बजती है, ये बताया रखा है आपको। और क्या बोला है, ऑल 3 बेल्स रैंग एट 6 AM, मतलब एक ऐसा टाइम आया जब तीनों बेल कोलाइड की, मतलब तीनों बेल का टाइमिंग मैच कर गया, तो वो 6 बजे सुबह का टाइम था। ठीक है, तीनों बेल मैच कर गई थी सुबह 6 बजे। अब आपसे पूछा है व्हेन द 3 बेल्स विल बी रिंगिंग टुगेदर नेक्स्ट, दोबारा कब से वो फिर से एक साथ घंटी उनकी बजेगी। तो अब ऐसा प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना है एक्चुअली में, क्या हमें इस टाइमिंग को किसी पैकेट में पैक करना है, क्या हमें इसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है, या फिर हमें ऐसा देखना है कि इनकी मैचिंग कहाँ पे हो रही है, इनका मेजर कॉमन फैक्टर कहाँ पर आ रहा है जहाँ पे ये सभी कंफर्टेबली इसको डिवाइड कर ले। बिल्कुल सही है, ये सेकंड वाला सिचुएशन। हमें एक ऐसा टाइम पीरियड या फिर एक ऐसा नंबर देखना है जहाँ पर ये तीनों मैच कर रहे हैं, तीनों के लिए ये कॉमन फैक्टर बन रहा है, ताकि ये तीनों उसे उसी टाइम पर डिवाइड कर ले। तो यानी हिंट क्या है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए फैक्टर्स लिख लेते हैं। 4 के फैक्टर क्या हो गए, 2 स्क्वायर, फिर 7 के फैक्टर क्या होंगे भाई, 7 की पावर 1, 14 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 7 पावर 1। सो एलसीएम क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स उठाने हैं।
So 2 square is the highest common factor in all of this. Then next is 7. 7 power 1. So क्या होगा ये 4 into 7 that is 28. तो LCM क्या आया आपका 4 7 14 का 28, यानी ये तो मिनट्स थे तो यानी 28 मिनट्स। पहली बार 6 बजे सुबह तीनों रिंग बजे थे और अब 28 मिनट बाद यानी at 6:28 AM दोबारा से ये एक साथ कोलाइड करेंगे, एक साथ बजेंगे। बोलो समझ में आया प्रॉब्लम? यहाँ पे यही स्टेटमेंट में आपको यही ब्रेक करना है कि क्या पूछा हुआ है, डिमांड क्या है, क्या मुझे उन तीनों को एडजस्ट करने के लिए एक कॉमन पार्ट निकालना है या फिर उन तीनों से एडजस्ट करवाना है, उन तीनों से काम करवाना है। तो जब ये उन तीनों से या फिर दो लोगों से जिससे आपको नंबर से काम करवाना है तब एलसीएम का जरूरत रहता है। जब उन तीनों को एडजस्ट करना होता है, उन्हें पैकेट्स में डालना है, ब्रेक करना है, तीनों के लिए काम हो जाए छोटे छोटे फैक्टर्स में, तब एचसीएफ का काम आता है। तो ये छोटी छोटी हिंट आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। यहां तो साफ साफ आपसे पूछ लिया गया है एलसीएम, क्योंकि हमें एक ऐसा ही नंबर चाहिए जो 306 और 657 दोनों से डिवाइड हो जाए। सो डायरेक्टली आपसे एलसीएम पूछा हुआ है यहाँ पर और कुछ नहीं है। ये तो आप खुद ही ट्राई कर सकते हो, फिर भी आपको क्या करना है 306 के फैक्टर्स लिख दिए, प्राइम फैक्टर्स रादर, प्राइम फैक्टर्स लिखिए, फिर उसके बाद 657 के प्राइम फैक्टर्स लिखिए और फिर वहां से एलसीएम निकाल लीजिए। जो आपका एलसीएम वैल्यू होगा वही होगा आंसर जो 306 और 657 से डिवाइड हो रहा है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, यहाँ डायरेक्ट आपसे पूछ लिया गया है जो एलसीएम का मेजर एप्लीकेशन, जो मेजर आउटकम है कि ऐसा सबसे छोटा पॉसिबल वैल्यू जिसको आप इन दोनों नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ये आप क्वेश्चन ध्यान दीजिए, जो हमने स्टार्ट किया था एलसीएम और एचसीएफ को समझाना, तो वहाँ पे इसी तरीके का कुछ एग्जाम्पल लिया था और मैंने ये क्वेश्चन जो है जो सीबीएसई द्वारा स्टैंडर्ड लेवल ऑफ मैथमेटिक्स के लिए सैम्पल पेपर दिया गया है उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने देखा है। सो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं एक बार इसको, ठीक है। सो सॉल्यूशन इज वेरी इजी फॉर दिस। क्या बोला है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q, इंटीजर है पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट ध्यान में रखनी है, आर रिटन एज p इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं, सिंपल सा ना। अभी तो हम यही करके आ रहे थे यार, 4 को हम लिख रहे थे 2 into 2 यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरीके से लिखते आ रहे थे। वही लिखा होगा यहाँ पर, एक इंटीजर वैल्यू है p जिसको a स्क्वायर और b क्यूब के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है। यहाँ पे ये ध्यान रखना a स्क्वायर इंटू b क्यूब लिखा हुआ है। सिमिलरली q इज इक्वल्स टू ए क्यूब इंटू बी लिखा हुआ है। ऑल राइट, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स। दो यहां पे बोल भी दिया, ए और बी क्या है भाई, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। क्या बोला है, देन वेरीफाई दैट, ये फॉर्मूला वेरीफाई करो कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है। चलो भाई, ये तो स्टेटमेंट ही प्रूव करने वाली होगी। सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं भाई। एलसीएम ऑफ p एंड q क्या होगा, सबसे हाईएस्ट पावर वाला उठाओ a क्यूब, फिर b में से हाईएस्ट पावर कौन है b क्यूब। सो एलसीएम क्या आ गया आपके पास a क्यूब एंड b क्यूब। एचसीएफ उठाते हैं भाई, छोटे पावर वाले उठाना है। a क्यूब और a स्क्वायर में छोटा कौन a स्क्वायर, b क्यूब और b में छोटा कौन b। सो एलसीएम एचसीएफ आपके पास, ठीक। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ करो, क्या होगा भाई a क्यूब b क्यूब इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। सो सेम बेस वाले जो हैं ए क्यूब और ए स्क्वायर उनको ले आओ, सेम बेस होता तो पावर गेट एडेड। सो ए पावर 3 प्लस 2 यानी ए पावर 5 हो गया ये, इंटू बी पावर 4, 3 प्लस 1। इस तरीके से आपके पास ये आ गया एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट। अब जरा हम डायरेक्ट पी और क्यू को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जो हमारा यहाँ पे पी और क्यू आपके पास ये पड़ा हुआ था, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पी इंटू क्यू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू ए क्यूब इंटू बी। सो फिर से ऑब्जर्व करो, यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब क्या हो जाएगा ए पावर 5 एंड बी क्यूब और बी क्या हो जाएगा बी पावर 4। सो पी एंड क्यू भी सेम रिजल्ट आपको एज एन आउटपुट दे रहे हैं जो एलसीएम का है, हेंस प्रूव। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कि जो स्टेटमेंट आप कर रहे थे पहले प्रैक्टिस, वो सेम रिजल्ट आपको दे रही है, ठीक है। तो बड़ा आसान था ये प्रॉब्लम भी,
और ये मैंने सैम्पल प्रॉब्लम में देखा है, सैम्पल पेपर में देखा है। आप भी डाउनलोड कर सकते हैं CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट से, आपको ये प्रॉब्लम दिख जाएगी। और ये PPT भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो टेंशन मत लीजिए कि नोट्स बनाने का अलग से झंझट पालना पड़ेगा आपको, नहीं है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इतनी प्यारे नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। अब देखो यार, प्रॉब्लम को ना हम एक सांस में जब पढ़ जाते हैं तो वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। फिर क्या होता है ना, हमें मैथमेटिक्स की जगह इंग्लिश से लड़ना पड़ रहा है। तो हम क्या करें कि इंग्लिश को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, स्टेटमेंट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं। सबसे पहले देखो दिया क्या है आपको, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो चलो उसकी वैल्यू ही लिख लेते हैं सीधे, स्टेटमेंट से जो अपने को गिवन डाटा है उस वैल्यू को लिखते हैं। सो लेंथ क्या दे रखी है अपने को, हमें लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, बढ़िया है। फिर और क्या दिया है हमें, ब्रेड्थ दिया है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, और हाइट क्या दी है हमें 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। ये कमरे की डायमेंशन है। जनरली होता है ना यार, लेंथ होता है, फिर ब्रेड्थ होता है, फिर हाइट होती है। तो इस तरीके से आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक रॉड ढूंढिए जिससे हम इसको बराबर से मेजर कर पाए। जरूरी नहीं, अब इस क्वेश्चन को तुमने दिमाग में डाला तो तुम्हें क्या लगने लगा, क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड। ये लॉन्गेस्ट वर्ड आपके दिमाग में भूसा भर देगा, यहीं पे ही गेम खराब होता है। तो आपको इस लॉन्गेस्ट रॉड को ऐसे नहीं लेना कि भैया डायगोनल होता है सबसे लंबी लाइन, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा। आपको इन तीनों डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए क्या कह रहे हैं कि ऐसा सबसे लंबा पॉसिबल रॉड निकाल के दिखाओ जिससे सारे कॉर्नर्स को हम लोग मेजर कर ले, लेंथ भी मेजर हो जाए, ब्रेड्थ भी मेजर हो जाए और हाइट भी मेजर हो जाए। तो इसका मतलब ये तो नहीं बोला है कि एक रॉड दे दो भाई, डायगोनल एलिमेंट दे दो, आपने डायगोनल ले लिया, अब यहाँ तो डायगोनल ही तो लगा दिया, सीधा किया ही नहीं जा रहा तुमसे, ब्रेड्थ में एडजस्ट ही नहीं हो रहा। भाई वो चीज आपसे नहीं पूछी हुई है। स्टेटमेंट ये, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ रूम एग्जैक्टली। तो यानी आपसे क्या पूछा हुआ है, सीधी सीधी भाषा है, सीधा क्लियर इंफॉर्मेशन है कि आपसे SCF पूछ रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहे हैं। एक ऐसा रॉड होगा जो सभी को बराबर से डिवाइड कर दे, तभी तो आप मेजर कर पाओगे ना यार। कोई भी लेंथ रहेगा, अगर उसको प्रॉपर डिवाइड कर पाओगे किसी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू से, तो वो आपको मेजर करके दे देगा। यानी स्केल पूछा गया है, आप 15 सेंटीमीटर के स्केल से भी मेजर कर सकते हो, आप 30 सेंटीमीटर के स्केल से भी मेजर कर सकते हो, पर 15 और 30 के कंपैरिजन में 30 वाला क्यों बेनिफिट है, क्यों फायदेमंद रहेगा, क्योंकि टाइम बचेगा यार। इसीलिए SCF पूछा गया है आपसे यहाँ पर, ऐसा सबसे बड़ा रॉड बता दो जिससे पूरे रूम की डायमेंशन फटाफट मेजर हो जाए। तो अब इसमें हमें SCF निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो डायमेंशन को एक यूनिट में बनाओ यार। 8 मीटर 50 सेंटीमीटर क्या मतलब है इसका, दोनों को सेंटीमीटर या फिर मीटर में बनाओ। तो सेंटीमीटर बनाना ज़्यादा आसान है, ताकि हम लोग जो है नंबर को लेके SCF उनके फैक्टर्स निकाल पाएँ। सो 8 मीटर यानी 800 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर यानी कितना हो गया 850 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरीके से 6 मीटर यानी 600 सेंटीमीटर प्लस 25 कितना हो गया 625 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरीके से 4 मीटर यानी 400 सेंटीमीटर प्लस 75 इज इक्वल्स टू 475 सेंटीमीटर। बढ़िया, ये कर लिया। अब हमें SCF ही तो निकालना है, तो SCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 850 के फैक्टर्स लिखो, 625 के फैक्टर्स लिखो और 475 के प्राइम फैक्टर, सभी के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, तो सभी के प्राइम फैक्टर्स लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 850 के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सो कैसे होगा, 2 4 जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा। उसके बाद होगा क्या ये फर्दर और ब्रेक, 2 से नहीं होगा, किससे होगा फिर, क्या ये 3 से होगा, 5 + 4 = 9 + 2 11 नहीं होगा। सो 5 इसके यूनिट प्लेस में, तो 5 से करके देखते हैं डायरेक्टली। 5 8 जा 40, 5 से 25, ठीक है। फिर से 5 से हो जाएगा। सो 5 1 जा एंड 5 7 जा। फिर उसके बाद नहीं होगा, 17 से ही हो पाएगा और किसी से नहीं होगा। तो ये हमने ब्रेक किया, इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करके लिख देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, इसको
नीचे लिखते हैं थोड़ा सा ताकि हमें जगह मिले, ठीक है। सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन ऑल्सो। सो 6, अगला क्या है अपने पास 625। 625 को ब्रेक करते हैं भाई। क्या ये 2 से होगा? नहीं होगा। 3 से होगा? 7 + 6 13, नहीं हो पाएगा। 5 से ही करते हैं डायरेक्टली यार। ये 5 से होगा तो फिर 5 1 जा, देन 5 2 जा, 5 जा, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास ये होगा फर्दर। अच्छा ये ऊपर हमने एक गलती की है, देखो यार, यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए 5 × 5 × 17, क्योंकि हमने यहाँ पर एक बार इससे 5 से किया, फिर इसको 5 से किया, फिर 17 बचा था ना अपने पास, ठीक है। तो इसका फैक्टर्स हम लिख देते हैं यार यहाँ पर 2 × 5⁻2 × 17। फिर इसके बाद 625 को कैसे करेंगे? 125 को फर्दर ब्रेक करेंगे फिर से 5 से। सो दिस विल बी लाइक 5 2 जा 10, फिर 5 25, फिर से ये ब्रेक होगा 5 से ही, फिर से 5 बचा है, फिर से 5। सो दिस इज व्हाट 5⁻4। देन अपने पास है 475। इसको मतलब ये कैलकुलेटिव प्रोसीजर है यार, ये तो तुम खुद ही कर सकते हो, बस तुम्हें यहाँ पे मतलब समझना था कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। फाइंड क्या करना है हमें? एलसीएम ही एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। हाँ फिर इसको भी 5 से ही ब्रेक करते हैं यार। 5 8 जा 5 9 जा 45 रादर, देन 5 5 जा 25। सो यहाँ पर हम डायरेक्टली से लिख सकते हैं 5 × फिर ये 95 भी ब्रेक हो जाएगा। 5 1 जा एंड देन 45 5 9 जा, सो दैट इज़ अगेन 5, फिर 19 इज़ अ प्राइम नंबर तो × 19। सो ये आपके पास आएगा 5² × 19। अब आप ऑब्जर्व करिए 5², 5⁻4, 5², स्मॉलेस्ट पावर क्या आ रही है आपके पास? 5²। तो यानी आपका एचसीएफ वैल्यू क्या होगा? 5², दैट इज 25। यानी हाईएस्ट पॉसिबल रॉड लेंथ कितनी हो सकती है? 25 सेंटीमीटर। ये भी ध्यान रखना बच्चों यार हमेशा कि जब भी आंसर फाइनल आप लिख रहे हो तो उसका यूनिट मेंशन करना मत भूलना, क्योंकि कई टीचर यार थोड़े से अड़ियल होते हैं, यूनिट पे भी मार्क्स काट लेते हैं, तो प्लीज़ उनका ध्यान रखते हुए यूनिट्स मेंशन करनी है। तो एचसीएफ कितना आ गया अपने पास? 25 सेंटीमीटर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लंबा था प्रोसीजर, बट ठीक है, आप जब प्रैक्टिस कर लोगे इसको अपने ग्रिप में आ जाएगा तो फिर फास्ट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से टाइप स्विच करते हैं, अब मार्क्स को अपग्रेड करते हैं यहाँ पर। और टेस्ट सीरीज के बारे में तो आप जानते ही हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर उसको देखिए, आपके लिए फाइनल एग्जाम में आपको बेनिफिट देगा। चलो फिर हाँ भाई ये क्वेश्चन देखेंगे यार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। यहाँ क्या बोला हुआ है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18 24 36। यानी हमें सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर चाहिए जो 18 24 और 36 से डिवाइड हो जाए। 6 डिजिट सबसे बड़ा पॉसिबल वैल्यू वैसे क्या हो सकता है? 99 99 एंड 99। इसके बाद तो वो 7 डिजिट हो जाएगा, है ना। 6 डिजिट सबसे हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू तो ये है, पर क्या ये 18 24 और 36 से डिविजिबल है? ये कह पाना मुश्किल है। और मुझे तो यार एक नंबर चाहिए ना, मैं एक नंबर से ट्राई करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 18 से भी डिवाइड करके देखता रहूँ, 24 से भी, 36 से भी। तो ये रियल टाइम एप्लीकेशन है, आपको तीनों नंबर से बार बार डिवाइड करके टेस्ट नहीं करना है। तीनों का कोई एक ऐसा कॉमन नंबर ले लो जिससे हम डिवाइड करके टेस्ट करें, तो वो फिर ये तीनों से भी डिविजिबल हो जाए। तो ऐसे में क्या काम आएगा आपके लिए? ऐसे में काम आएगा एलसीएम। किसका? 18 का, 24 का, 36 का। अगर आपके पास एलसीएम होगा, उस एलसीएम को डिवाइड करके देखो 6 डिजिट नंबर के साथ, क्योंकि अगर वो डिवाइड कर देगा उस 6 मैक्सिमम पॉसिबल 6 डिजिट नंबर को, तो ये तो 18 24 26 ये सब कर ही देंगे। 36 सॉरी, हाँ। चलो फिर एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 × और फिर 9 बचता है, फिर 3²। 24 के लिए 2² × 3 × 2⁻3 × 3⁻1। एंड देन 36 के लिए 2² × 3², ठीक है। सो 2 × 9 इज 18, 8 × 3 इज 24 एंड 4 × 9 इज 36। ऑलराइट, तो यहाँ से एलसीएम निकालने का सिंपल जुगाड़ क्या है अपने पास? हाईएस्ट कॉमन पावर वाला 2 में क्या है? 2⁻3, एंड देन हाईएस्ट 3 में क्या है? 3⁻2। सो अपने पास क्या आ जाएगा? 8 × 9 दैट इज 72 इज द एलसीएम। 72 इज द एलसीएम और 72 से टेस्ट करना है हमें।
क्या टेस्ट करना है हमें? इस 6 डिजिट नंबर को। अब ये बताना कि 99999 जो है वो इससे डिविजिबल है या नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। 999999 ये बता पाना कॉम्प्लिकेटेड, तो इसके लिए आपको सिंथेटिक डिवीजन पे जाना पड़ेगा और ये आपको करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में है, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ तो चाहिए। तो इसे आप रफ वर्क नहीं समझ सकते, इसे आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। सो 999999 हमने यहाँ पे लिखा और 72 को कटघरे में खड़ा किया, इससे डिवीजन चालू की। ठीक, 72 1 जा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, डिवीजन क्यों कर रहा हूँ? पहली बात तो मुझे ये पता करना है कि ये जो 6 डिजिट नंबर है 72 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो ये साथ में कुछ रिमाइंडर छोड़ेगा, जो रिमाइंडर छोड़ेगा वो मैं इस नंबर में से माइनस कर दूं, तो यानी वही नंबर है जो 72 से डिवाइड हो सकता था। रिमाइंडर ही तो जीरो करना था ना मुझे। अगर मैं रिमाइंडर जीरो कर दूं तो काम बन गया। तो यानी जो बचा हुआ रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर मेरे पास बचेगा, उसे टोटल वैल्यू में से माइनस कर दो, यानी 999999 में से या फिर 99999 में से माइनस कर दो उस रिमाइंडर को। आपके पास वो नंबर आ गया, वो 6 डिजिट नंबर आ गया जो 72 से डिवाइड हो जाएगा। और 72 से अगर डिवाइड हो गया तो वो 18, 24, 36 इन तीनों से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसे आप डिवीजन करो यार। 72 1 जा 72, यहाँ से क्या बचा अपने पास? यहाँ से अपने पास बचेगा 7 एंड देन दिस इज 27, 279। ओके, 279। फिर उसके बाद 72 3 जा कितना होता अभी? 72 2 6, 3 जा ही इज क्लोज आई थिंक 6, 21 216, क्योंकि 72 4 जा तो 280 के ऊपर चला जाएगा, तो यही है क्लोजेस्ट ऑप्शन। सो 9 में से 6 गया, 3 बचा, 7 में से 1 गया, क्या बचेगा? 6, 63। फिर से हम एक और 9 यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। नाउ दिस इज 4th वन। सो 639 72 के क्लोजर ऑप्शन क्या रहे? सो इसी को फर्दर आप इसी तरीके से डिवाइड कीजिए। 72 6 जा 40, 480, 76 6 जा 8 जा। सो नियरली आई गेस 8 इज फाइन वैल्यू फॉर दैट। सो 72 8 जा इज 576 और यहाँ से माइनस करें तो 3 अगेन 63। फिर से वही रिपीट करने वाला है, तो फिर से 8, यानी लास्ट में आपके पास रिमाइंडर 63 बचेगा। सो इस 63 वैल्यू को यहाँ से 999999 में से माइनस कर देना है। सो व्हाट इज़ दैट? ये बचेगा आपके पास 6399। सो दिस इज़ योर आंसर। 999936 इज़ दी हाइएस्ट पॉसिबल 6 डिजिट नंबर जो 18, 24 और 36 तीनों से ही डिविजिबल है। थोड़ा सा इन्वॉल्विंग प्रॉब्लम था, यहाँ पर सही मतलब कुछ समझेंगे तो सही सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम है, बड़ा ही सिंपल है प्रॉब्लम यार। ये बोला हुआ है 6 पावर n आपको दे रखा है। क्या ये 5 डिजिट नंबर क्या ये 5 से डिवाइड होगा? सो कैन द नंबर 6 पावर n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विथ डिजिट 5, डिजिट 5 उसके यूनिट डिजिट में आ सकता है या नहीं? तो यहाँ पे भी वही करना है हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 6 पावर n को क्या हम लिख सकते हैं? 2 × 3 की पावर n। 9th क्लास में आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में बताया गया था a × b की पावर n अगर लिखा हुआ है तो इसे a पावर n × b पावर n लिखा जा सकता है। ठीक इसी तरीके से हम इसे भी 2 पावर n × 3 पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब 2 पावर n और 3 पावर n आप कर रहे हैं तो यानी n को 1 2 3 4 5 6 करोगे, हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर्स किसके आ रहे हैं? 2 के और 3 के आएंगे, है ना। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से अगर 5 से चीज़ें डिवाइड करनी थी, 5 उसके यूनिट डिजिट में होना चाहिए, तो वो 5 से डिवाइड होना चाहिए, पर ऐसा कुछ यहाँ पर होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो यूनिट डिजिट में कभी भी 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा कि हम यूनिट डिजिट में इसके 5 नहीं लिख सकते बिकॉज ऑफ दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ FTA के हिसाब से यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 तो नहीं होगी। ठीक है, चलिए टाइप चेंज करते हैं। अब आते हैं एक बड़े क्वेश्चन की तरफ जो 5 मार्क्स में भी कभी कभार अगर पूछ लिया गया तो कैसे उससे डील करना है। बढ़िया एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है यार। यहाँ पर तुम मुझे बताओगे कि ये HCF निकालना है या फिर LCM निकालना है। क्या बोला है? एक फ्रूट वेंडर है। जब भी क्वेश्चन को रीड करो ना यार, ब्रेक करके रीड करो, ऐसे मत रीड करने लग जाना कि पूरा स्टेटमेंट एक साथ पढ़ रहे हो।
ए फ्रूट वेंडर हैज़ 990 एप्पल्स एंड 945 ऑरेंजेस। पहला स्टेटमेंट क्लियर हुआ हमारे पास। उसके पास 990 एप्पल्स हैं एंड 945 ऑरेंजेस हैं। ही पैक्स देम इनटू बास्केट्स। सारे चीज़ों को वो क्या कर रहा है, बास्केट में पैक कर रहा है। ईच बास्केट कंटेन्स ओनली वन ऑफ द टू फ्रूट्स बट इन इक्वल नंबर। कहने का मतलब क्या है, हर एक बास्केट में केवल एक ही टाइप का फ्रूट होगा, या तो सेब होगा, या तो ऑरेंज होगा, या तो एप्पल होगा, या तो ऑरेंज होगा, और वो भी बराबर की क्वांटिटी में। अगर 20 इसमें डाला है तो 20 उसमें डाला है, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन सही रहे मेरी। ठीक है, बोला है फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट। क्लियर स्टेटमेंट है, क्लियर स्टेटमेंट है यार, दिमाग में खनकना चाहिए तुम्हारे। एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, बताओ। फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट। यानी मुझे मैक्सिमम ऐसी वैल्यू चाहिए एक बास्केट में डाल सकूं मैं, क्योंकि मैक्सिमम जब मैं एक बास्केट में मैक्सिमम फ्रूट ऑक्यूपाई कर पाऊंगा तभी तो मिनिमम बास्केट लगेंगे, है कि नहीं। तो यानी मुझे क्या निकालना है, 990 और 945 का एचसीएफ। वेरी गुड, ये सोचना बहुत ज़रूरी था। सिंस हमें ये चाहिए तो हम एचसीएफ निकालते हैं। सो 990 का फैक्टर लिखो, 945 का फैक्टर लिखो, और उसके बाद तो एचसीएफ निकालने का टेक्निक आपको पता ही है। चलिए लिख लेते हैं फटाफट यार, इसमें भी क्या ही आप मेहनत करोगे। सो 990 का फैक्टर क्या होता है भाई, 2 से करेंगे। सो 2 4 दा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा, फिर उसके बाद तो 5 से ही करना है। 5 9 जा 45, ओ सॉरी यहाँ पे लिख दिया मैंने, 5 9 जा 45, देन 5 9 जा अगेन 99, सो दिस इज 5। अब ये जाएगा भाई 3 से, सो 33, सो 3, फिर ये 3 से जाएगा 11, 3 एंड देन 11। सो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स अपने पास क्या हो गए इसके, 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 इंटू 11। ऑल राइट, 945 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे फटाफट। यहाँ पे 5 से ही चालू करते हैं इसको। 3 से जाएगा क्या, पहले 3 से देख लेते हैं यार, जाएगा। सो 3 3 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, सो दिस इज 3 से जाएगा। ये 3 से जाएगा क्या, 4, हाँ ये भी जाएगा। सो 3 1 जा 3 0 एंड 5, सो दिस विल गो लाइक अगेन 3, फिर से ये 3 से जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 एंड देन दिस। अब नहीं जाएगा ये, तो ये अब ये 5 और 7 से ही जाएगा, 5 एंड 7, 5 एंड 7। सो 3 पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। सो एचसीएफ के लिए हमें क्या करना होगा भाई, एचसीएफ के लिए हमें निकालनी है लीस्ट पावर जो कॉमन मैच कर रही है। सो 3 मैच कर रहा है तो 3 का स्क्वायर है, इधर 3 का क्यूब है, तो हम 3 का स्क्वायर उठाएंगे। 5 मैच कर रहा है, 5 का पावर 1 है, 5 पावर 1 है, और कोई मैच नहीं कर रहा है दोनों के फैक्टराइजेशन में। सो इसीलिए 9 इंटू 5 दैट इज 45, एज सिंपल एज इट इज। यानी 45 फ्रूट्स इन 1 बास्केट, तभी जाके मिनिमम बास्केट आप कंज्यूम करोगे। सो दिस शुड बी योर डिस्ट्रीब्यूशन। ये तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। बड़ा ही मज़ेदार प्रॉब्लम था यार, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो इसी तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ऑलराइट, उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा स्पेस दिया था, आप ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पीछे देखा। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 सेट्स ऑफ साइंस, हिस्ट्री एंड ड्राइंग बुक्स हैव टू बी स्टैक्ड इन सच अ वे that all the books are stored topic wise and the height of each stack is the same। आपको कभी भी कोई क्वेश्चन पढ़ना है ना, तो उसको ब्रेक करके, उसको ऐसे पूरा पैराग्राफ एक साथ मत पढ़ लेना, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स में पढ़ना कि ये पर्टिकुलर लाइन आपसे क्या कहना चाहती है। क्योंकि आप कई बार मिसरीड कर जाएंगे, पूरा पैराग्राफ पढ़ा, मतलब समझ में नहीं आया, फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, छोड़ के आगे भाग जाओगे। तो इसीलिए क्या करना है भाई, पहले छोटे छोटे पार्ट्स में उसको पढ़ो। क्या बोला हुआ है कि साइंस, हिस्ट्री, ड्राइंग की बुक है, उसको आपको स्टैक करना है। ठीक है, वो ऑलरेडी स्टैक है, खैर टॉपिक वाइज लगी हुई है और सेम हाइट की है। ठीक है, साथ ही में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, साइंस की कितनी बुक है, 192 बुक्स हैं, हिस्ट्री की कितनी बुक्स हैं, 480 बुक्स हैं, फिर उसके बाद ड्राइंग की कितनी बुक्स हैं, 672 बुक्स हैं। तो सबसे पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन को ही लिख लेते हैं। साइंस की अपने पास हैं भैया 192 बुक्स, अपने पास हिस्ट्री की हैं 480 बुक्स, अपने पास ड्राइंग की हैं 672 बुक्स। ऑल राइट,
Assuming that the books are of the same thickness, determine the number of stacks of science, history and drawing books required. देखो अब बीच में यहाँ पर एक लाइन कह दिया आपको, टॉपिक वाइज सॉर्टेड है ये चीज़ें। जैसे ये टॉपिक वाइज डाल दी तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ जाएगा, यार चैप्टर वैप्टर मैच करना है क्या। तो ऐसे ट्रैप्स में नहीं पढ़ना है। लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ है थिकनेस सेम है, आपको क्या करना है, यहाँ पे बंडल रखा हुआ है यार, साइंस के 192 बुक्स रखा है, हिस्ट्री के 480 रखा हुआ है, ड्राइंग का 672 रखा है। आपका काम सिर्फ इतना है कि बुक्स को इस तरीके से अरेंज करो कि सेम हाइट का स्टैक बन जाए। जैसे अगर मैं 4 4 4 4 4 4 4 करके रखते जाओ, साइंस खत्म हो गया, फिर हिस्ट्री के ऐसे ही 4 4 लगाते जाओ। तो इस तरीके से आपसे अरेंजमेंट वो मांग रहे हैं। बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई तो अब मुझे ये बता दो, यहाँ पे एलसीएम लगेगा कि एचसीएफ? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, बोलो भाई क्या कह रहे हो? यहां पर लगेगा, जी हां। क्या करना है? एचसीएफ, क्योंकि ये वही बास्केट वाला तो प्रॉब्लम हो गया यार, एप्पल और ऑरेंज वाला। इनको ऐसे बास्केट में ही तो डालना है, इक्वल बास्केट में डाल के सारी चीजें एकदम से अरेंज हो जाए, तो वो बास्केट वाली बात हो गई। तो इसीलिए क्या करना है, यहां पर एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता ही है बेटा, इसके फैक्टर्स निकालो, इसके फैक्टर्स निकालो, इसके फैक्टर्स निकालो। कौन से फैक्टर्स? प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स निकालो, फिर उसमें से लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज जो है, कॉमन मल्टीपल्स, उनके पावर वाले वैल्यूज को उठाओ और मल्टीप्लाई करो, एचसीएफ निकाल दो। ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम हो गया, इसे तो अब आप कर ही सकते हो। पिछला क्वेश्चन उसका रेप्लिका था ही, ठीक है। मैं इसमें सीधे आंसर मैसेज कर दूंगा, आपके पास ये पीपीटी पहुंच जाएगी, आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। ये मेरी तरफ से आप होमवर्क समझिए। चलिए ठीक है, अब जंप करते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है अपना इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को समझने के लिए यहां पर देखिए, हम इर्रेशनल नंबर की फैमिली, उसके बारे में, उसके चीज़ों में उतने डिटेल में हम नहीं घुसना चाहते हैं। खाली हमारा यहाँ पे प्रूविंग और इर्रेशनैलिटी से मतलब है। कोई नंबर आपको दिया हुआ है, क्या वो इर्रेशनल है, इस बात का प्रूफ आपको मैथमेटिकली देना है, बस। उससे ज़्यादा आपकी यहाँ पे डिमांड नहीं है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं फटाफट, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर वो होता है ऐसा नंबर जिसका चांस हो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। p/q का मतलब क्या हुआ? सिंपल यार, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रैशनल बोलना चाहूँ, 1/2, 3/4, तो ये p/q के फॉर्म में है। q खाली क्या होना यहाँ पर, ये कंडीशन, और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर वैल्यू 0 ना हो, बाकी सब कुछ चलेगा। और इवन आप परफेक्ट नंबर्स भी लिख सकते हो, 2, 3, 4, इनको 1 से डिवाइड कर लो यार, तब भी ये p/q के फॉर्म में आ जाएंगे। कोई भी नंबर 1 से डिवाइड कर लो, सेम ही आता है। इवन रैशनल नंबर में ना क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वैल्यूज भी लिखे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0.3333 कीप ऑन राइटिंग, और इसे ऐसे 0.3 बार लिख दिया। तो याद करो 9th क्लास में ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स थे यार आपके पास, जिसे हम चांस थे कि p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इर्रेशनल नंबर क्या है? ऐसे नंबर जिन्हें p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना असंभव है, उन्हें नहीं किया जा सकता। तो ऐसे नंबर होते कौन से हैं? तो इसलिए 3 पॉइंट आपको बता रहा हूं, उसको याद रखना हमेशा, जिससे आप इर्रेशनल नंबर जनरेट कर सकते हो हमेशा। पहली चीज, ये तो हमेशा डेसिमल वैल्यू ही होगी। जैसा आपने रैशनल में देखा ना, परफेक्ट नंबर्स भी थे, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? नॉन डेसिमल वैल्यूज है। ये भी रैशनल आ सकते थे, लेकिन इर्रेशनल में क्या है कि डेसिमल ही होगा, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल वैल्यू होगा। दूसरा, इसके डेसिमल वैल्यूज नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, मतलब खत्म ही नहीं होंगे। आप लिखोगे जितना जिंदगी जन्म तक चलते रहेंगे, उनका कहीं पे भी अंत नहीं है। तीसरा, नॉन रिपीटिंग होंगे, यानी किसी टाइप की रिपीटेशन नहीं होगी। जैसे हमने रैशनल में देखा 0.3 बार लिख दिया हमने, 0.333, 0.123, 123, 123, 123, ऐसे भी वो रैशनल कहला जाएगा। रिपीटेशन हो रही है वहां पर डेसिमल वैल्यूज की। यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और हमेशा डेसिमल वैल्यू होगा, तो वो क्या है? इर्रेशनल नंबर है, और उसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। क्या है मेजर इंफॉर्मेशन अपनी? हम इसे p/q यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में, शॉर्टेड फॉर्म में नहीं लिख सकते। और हाँ, ये ध्यान रखना कि p और q का जो HCF है वो 1 है। p और q का HCF क्या है? 1 है, यानी वो सबसे प्रॉपर फॉर्म में, एकदम सबसे शॉर्टेड फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं 2/8, तो आप ये कह रहे हो कि यार ये फ्रैक्शनल फॉर्म में, इसको फर्दर और काटा जा सकता है ना, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1/4। अब इस 1 और 4 के बीच में HCF क्या है? 1, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
हाँ, ये 3 इंफॉर्मेशन बड़े काम की चीज है आपके लिए। पहली इंफॉर्मेशन क्या है, ये तो बड़ी काम में आएगी अभी प्रूव करते वक्त। अगर कोई नंबर, ध्यान से सुनना, अगर कोई नंबर p है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी a स्क्वायर को p डिवाइड कर दे रहा है, अगर कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो a को भी डिवाइड कर देगा। ये रिजल्ट है, ये ध्यान रखना है। सर कैसे? एग्जाम्पल ले लो यार, लेट अस से 4 है, दैट इज अ स्क्वायर ऑफ 2, और 2 के स्क्वायर को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो फिर 2 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हो। सर ये तो बड़ा इजी एग्जाम्पल ले लिया आपने, तो फिर कौन सा एग्जाम्पल ले हम? लेट अस से हम लेते हैं एग्जाम्पल 6 का। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। तो 6 के स्क्वायर को आप देखो 2 से डिवाइड करके देखो तो क्या होगा? 18 आएगा। तो क्या वो 6 को भी डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई b वैल्यू है जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो वो a को भी डिवाइड करेगी। ठीक है जी। फिर इरेशनल के लिए एक खास बात देख लियो, अगर इरेशनल नंबर को आप जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो किसी भी रैशनल नंबर के साथ, रिजल्ट हमेशा क्या आने वाला है? इरेशनल। इरेशनल एक ऐसा वायरस है, उसको चाहे तुम रैशनल के साथ जोड़ लो, घटा लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, उसने रिजल्ट क्या देना है? इरेशनल देना है। ये 3 बातें याद रहेंगी। अगर ये 3 बातें याद रहेंगी, चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इट्स अ क्वेश्चन टाइम, लेट्स स्टार्ट डूइंग प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन तो आपसे ऐसे ही तीर दाग दिया गया है, बताओ भाई 0.25 और 0.32 के बीच में इरेशनल नंबर कौन सा होगा? तो हमने क्या कहा, इरेशनल नंबर हमेशा डेसिमल वैल्यू लेता है, तो 0.25 से बड़ी वैल्यू और 0.3 से छोटी वैल्यू क्या ले लिया हम? 0.3 ले लिया हमने। ठीक, 0.32 बड़ा होगा, 0.3 या 31 छोटा होगा। फिर उसके बाद क्या कहा था हमने? नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो मैं इसमें ट्रिक मारता हूँ थोड़ी सी, 0 फिर 3 00 फिर 3 000 फिर 3 4 बार 0 फिर 3, ऐसे लगते जाओ यार। तो यहाँ पर रिपीटेशन आपको एक ऑर्डर की मिल ले रही है, यहाँ पे मैं गड़बड़ कर दे रहा हूँ रिपीटेशन का, और कीप ऑन राइटिंग इट। ऐसा नंबर तो बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है ना यार, लिखने वाली ही बात है। तो इसका मतलब ये एक बेस्ट एग्जांपल होगा। ऐसे अनगिनत एग्जांपल आप लिख सकते हो यार, 0.31 311 3 3 20 3 30, इस तरीके से लिखते जाओ यार, अपने मन मर्जी का बनाते जाओ। बस 0.32 से छोटा होना चाहिए, 0.25 से बड़ा होना चाहिए। बड़ा आसान प्रॉब्लम था ये। चलो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ भैया, यहाँ पर आपको अपनी आंखें खोल के विवेक का इस्तेमाल करना है। क्या है? राइट वेदर दिस गिवन नंबर ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स एन इरेशनल और रैशनल। अभी हमने जो आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई कि इरेशनल को या तो ऐड करो, या तो सब्ट्रैक्ट करो, या तो मल्टीप्लाई करो, या डिवाइड करो, किसी भी रैशनल नंबर के साथ रिजल्ट इरेशनल आएगा। तो वो देख के तुमने आबरा का डाबरा बोल दिया, बेटा ये तो इरेशनल है। बेटा यहीं पे गलती हो गई, ऐसा नहीं करना है। इसको सिंप्लीफिकेशन का चांस दिया आपको क्वेश्चन में सीधे, तो उसको यूज करो यार। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? मैं पकड़ता हूं रूट वाली टर्म्स को, रूट 45। क्या मैं 45 को 9 × 5 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर, बिल्कुल लिख सकते हो। एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना, 9th क्लास में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में थी, रूट ऑफ ए बी कैन बी रिटन एज रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी। बस इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा और मैं रूट ऑफ 9 × 5 को लिखूंगा रूट ऑफ 9 इंटू रूट ऑफ 5। बोलो समझ में आया? सो रूट ऑफ 9 यानी 3 का 3 वैल्यू आ जाएगी ना भाई, 9 का रूट क्या होता है? 3, रूट 5 तो एज इट इज रहेगा। सो 3 इंटू रूट 5 यानी 3 रूट 5 है। सिमिलरली रूट 20 को क्या हम रूट ऑफ 4 इंटू 5 लिख सकते हैं? तो क्या हम इसी तरीके से रूट 4 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं? तो क्या रूट 4 की वैल्यू 2 होती है? बिल्कुल होती है। सो 2 रूट 5 या 2 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं। तो फटाफट इस इक्वेशन में 2 इंटू रूट 45 की जगह क्या लिख दें हम? फटाफट बताएंगे, 3 रूट 5, 3 इंटू रूट 5 प्लस 3 इंटू रूट 20 की जगह क्या लिख देंगे? फटाफट बोलो, 2 इंटू रूट 5। नीचे क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 5। बात आई समझ में? अब देखो, नोटिस करो, ऊपर और नीचे में क्या कॉमन आ रहा है? 2 रूट 5, 2 रूट 5, 2 रूट 5। तो क्या हम इसको निकाल के ऐसे लिख सकते हैं? 2 रूट 5 इंटू 3 प्लस 3 बाई 2 रूट 5। सो 2 रूट 5 2 रूट 5 कैंसल आउट, बचेगा क्या अपने पास?
बचेगा क्या बताओ भाई? बचेगा सिंपली अपने पास 3 + 3। अब वो क्या होता है? 6। क्वेश्चन देख के कोई अंदाजा लगा पा रहा था क्या कि 6 हो सकता है आंसर? अब अगर ये 6 एक परफेक्ट नंबर है तो फिर ये तो रैशनल हो गया ना। तो यानी गिवन स्टेटमेंट क्या है? गिवन स्टेटमेंट क्या है? फटाफट बोलेंगे मेरे साथ। गिवन स्टेटमेंट तो सर ये तो P/Q के फॉर्म में दे तो रैशनल नंबर है। अरे भाई साहब, दिस इज रैशनल नंबर, दिस इज नॉट इरैशनल नंबर। ठीक है, चलिए फटाफट अगले प्रॉब्लम पे पढ़ते हैं। ये बड़ा आसान था। हाँ भाई, अब इसकी तरफ आते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? 5 + 2 × √7 इज एन इरैशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना है, शो करना है। इसकी टेक्निक क्या होगी? काम करते हैं इस पे। ये दिया हुआ है आपको कि √7 जो है वो एक इरैशनल नंबर है। ऑलरेडी आपको ये दे रखा है कि √7 एक इरैशनल नंबर है, ये मानना है आपको। चलो भाई, तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए ना कि प्रूव करो ये नंबर इरैशनल है, तो आप कह देना हम चलो ठीक है यार, नहीं नहीं इरैशनल, तुम कह रहे हो कि इरैशनल है तभी तुम्हें डाउट हो रहा है, चलो आओ इसको रैशनल मान लेते हैं। वो बोलेगा भाई बुरा मान गए यार आप। अरे बुरा मानने वाली बात नहीं है, तुम्हें ही नहीं विश्वास हो रहा ना, तुम मान ही नहीं रहे ये इरैशनल है, तो आओ मान लेते इसको रैशनल है। तो रैशनल है तो क्या करेंगे? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यानी 5 + 2 √7 को हम P/Q के फॉर्म में, कई बार ऐसा होता है ना यार, P/Q को हम कंसीडर करते हैं उसके बीच में HCF जो है एग्जिस्ट कर सकता है मोर देन 1। तो हम कई बार ना P/Q को लेके फिर बोलते हैं कि यहाँ पे HCF 1 नहीं हो सकता है, कोई और ले लो। तो इसीलिए हम A/B ले लेते हैं कि जहाँ पे हम कंसीडर करते हैं HCF क्या है उनके बीच में, A/B। कहने का भाव यही है सिर्फ, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। और ये कह दिया कि HCF जो है A और B का वो 1 है। ठीक है, सो इस हिसाब से अब भैया 5 को उस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 2 √7 = A/B - 5। हाँ, एक और चीज, A और B क्या है? इंटीजर नंबर है, इंटीजर, ये इंटीजर वैल्यू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सो A और B इंटीजर वैल्यू है, -5 वहां पे लेके गए। सो 2 √7 = एलसीएम लो तो क्या बचेगा? A - 5B/B। यहां से 2 को नीचे उतारो तो क्या बचेगा? √7 = A - 5B/2B। यहां पे आ जाएगा ना ये B। सो इवन आप किसी इंटीजर नंबर में से इंटीजर माइनस करोगे या उससे डिवाइड करोगे तो भी ये पूरा का पूरा पार्ट क्या होगा? ये तो रैशनल है। और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? √7 इरैशनल है। तो एक रैशनल इरैशनल के बराबर कैसे हो सकता है? कहीं सुना ऐसा? एक रैशनल इरैशनल के बराबर तो हो ही नहीं सकता। तो इस कारण से आप कहोगे, जो मैंने अजम्पशन लिया, जो मैंने स्टार्टिंग में सोचा कि चलो भैया इसको मैं रैशनल नंबर मान लेता हूं, लेट अस अज्यूम 5 + 2 √7 इज रैशनल। ये गलत असम्पशन थी, ये गलती थी मेरी, इसीलिए कॉन्ट्राडिक्शन लिखूंगा। हैंस कॉन्ट्राडिक्शन किस बात में आ रही है? माई असम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, ये आपकी असम्पशन गलत होगी। देखो मैं टॉपर लोग कैसे लिखते हैं उसकी एक आंसर शीट दिखा दे रहा हूं आपको। ये PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इत्मीनान से बैठ के आराम से देखना, बड़े ही प्यारे नोट्स लिखे हुए हैं। टॉपर ने बिल्कुल लेट अस अज्यूम द कोरोलरी दैट 5 + 2 √7 इज इरैशनल नंबर। फिर उसके बाद हम मान लेते हैं P/Q के फॉर्म में हम इज रैशनल नंबर, फिर हम मान लेते हैं P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर वही मैनिपुलेशन, फिर आप कह रहे हो कि एक रैशनल इरैशनल के बराबर आ रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो बिल्कुल इसी स्टेटमेंट वाइज में लिखेंगे अगर आप, तो आपको मिलेंगे यहाँ पे भैया पूरे के पूरे 2 में से 2 मार्क्स। करेक्ट है ना? इसको मिटा देते हैं यार, तुम्हें नोट्स में पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, टॉपर का नोट है तो देख लेना। बढ़िया, चलो अगला क्वेश्चन। ये भी तो वही हो गया यार, सिमिलर क्वेश्चन है, इसे तो तुम होमवर्क में कर सकते हो। क्या करना है? प्रूव करना है भाई 2 - √3 इज इरैशनल गिवन दैट √3 इज इरैशनल। ठीक है, सो क्या करना है भाई? हम लेट अस अज्यूम 2 - √3 इज रैशनल। तुम्हें नहीं विश्वास हो रहा तो चलो ठीक है ले लेते हैं। 2 - √3 को फिर हम क्या लिख सकते हैं भाई? A/B या फिर P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इसी तरीके से 2 - A/B = √3। मैं यहाँ पे इस बार A/B को इधर ले आया। सो ये हो गया 2B - A/B। A और B जो है वो मेरे क्या थे? इंटीजर नंबर थे।
तो अगर ऐसी मैनिपुलेशन करूँगा तो भी तो ये बेचारे रैशनल ही होंगे और ये भैया इर्रैशनल रहेंगे, और ऐसा रिश्ता नहीं हो सकता। ये रिश्ता कुछ नहीं कहलाता है, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन है। टॉपर ने जो स्टेटमेंट लिखी थी वो चेप देना, आप भी, आपके भी पूरे मार्क्स आ जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। ये देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये 5 मार्क्स में कई बार पूछ लिया जाता है और यहाँ पे भी 5 मार्क्स की रिप्रेजेंटेशन है। इसका रीजन है 5 मार्क्स में पूछे जाने का, क्योंकि ये स्टेप वैसा डिमांड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर वही चीज यूज होगी जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन की थी इर्रेशनल की प्रॉपर्टी बताते हुए। क्या बताया था हमने भाई कि अगर कोई p प्राइम नंबर है और वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p, लेट p बी द प्राइम नंबर, नोट करना इस बात को, p बी द प्राइम नंबर, वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो भाई यहां पर आ जाएंगे आप √2 की इर्रेशनैलिटी में प्रूव करने, इसी पावर को यूज करेंगे। अब हम फिर से वही बात होगी, जब वो कह रहे हैं कि तुम विश्वास नहीं है हमें भाई √2 इर्रेशनल है, तुम प्रूव करके दिखाओ, तो हम कहते हैं चलो ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम √2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। सो इस नाते में √2 को क्या लिख सकता हूं, p/q के फॉर्म में। सिलसिलेवार तरीके से कहना है तो p और q का जो HCF है वो मैं नहीं बोलता हूं कि 1 है, तो इस वजह से मैं क्या कर सकता हूं, √2 को फर्दर a/b भी लिख सकता हूं, है ना, जहां पर a और b का HCF अब तो मैं मानूंगा कि भाई 1 है। कि अगर कोई चांस था कि वो 2/8 लिखा हुआ है तो मैं काट के 1/4 बना दूंगा, वो p/q से बदल के a/b हो गया, अब तो HCF 1 है, तुम इसमें भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते। अब क्या करना है, स्टेप 1 ये हो गया अपना, फिर स्टेप 2 लेना है स्क्वायरिंग बोथ साइड SVS, उससे क्या होगा, √2 का स्क्वायर 2 और a²/b² लिख देंगे हम इसे। अब यहां से मैनिपुलेशन करनी है, क्या, फटाफट बोलो भाई, 2b² = a², ठीक है जी। अब इस 2 को उठा के इस a² के नीचे ले आना है, b² = 2² a²/2। क्या 2 प्राइम नंबर होता है, बिल्कुल होता है। तो 2 अगर a² को डिवाइड कर रहा है, अभी हमने बोला लेट p बी द प्राइम नंबर, अगर एंड वो p जो है a² को डिवाइड कर रहा है तो p भी a को भी डिवाइड करेगा, तो यही बात यहां पर भी होगी। अगर 2 a² को डिवाइड कर रहा है, दिस इंप्लाइज 2 विल डिवाइड a ऑल्सो, a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि a का फैक्टर हो गया, ये a का प्राइम फैक्टर हो गया ये। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। नाउ दिस इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ a, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो प्राइम फैक्टर है, यानी a को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कोई ना कोई नंबर मिलेगा मुझे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा यार, तो हमने इसको बोल दिया c। सो इज दिस इंप्लाइज a = 2 टाइम्स ऑफ c, 2c। यहां से बात खत्म हुई। फिर उसके बाद हमने क्या दिखाया था, हमने दिखाया था 2b² = a² है, पीछे अभी यही लिखा था ना हमने, एक स्टेटमेंट आई थी अपने पास 2b² = a²। तो अब क्या करना है, इसी स्टेटमेंट का फिर से इस्तेमाल करना है और a², यहाँ से a² को हम 4c² बना के इस a² में रिप्लेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2b² = 4c²। इस 2 ने इस 4 को काट दिया तो क्या बना, b² = 2c²। अब इस 2 को यहाँ पे ले आओ तो b²/2 = c²। हो गया ना बात। सो फिर से 2 प्राइम नंबर है, 2 अगर प्राइम नंबर है, b² को डिवाइड कर रहा है तो दिस इंप्लाइज b को भी डिवाइड करेगा, यानी b का भी ये कॉमन मल्टीपल है, प्राइम फैक्टर है। नोटिस करो a का भी कॉमन मल्टीपल 2 था, b का भी कॉमन मल्टीपल 2 था, तो HCF तो भैया 1 नहीं 2 हो गया। और तुमने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि HCF अगर 1 नहीं है, p/q का है, कुछ और है, हाईएस्ट हो सकता है, चलो फिर भी हम ब्रेक करके a/b में ला के अब HCF 1 है, लेकिन जब लास्ट के स्टेटमेंट में ले आए तो HCF 2 हो गया, कुछ और निकला। ये सारी चीज दिक्कतें आ क्यों रही हैं, ये इसीलिए आ रही है क्योंकि आपका एजम्पशन गलत है। एजम्पशन गलत है तो इसीलिए क्या हुआ भैया, कॉन्ट्राडिक्शन। क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसकी वजह से आप क्या कहोगे, हेंस this is not a rational, rather √2 is irrational। बोलो आसान था कि नहीं, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, इसीलिए तो 5 नंबर मिल रहे हैं यार,
इतना लंबा प्रोसीजर नहीं लिखोगे तो 5 नंबर किस बात के दें। होमवर्क आपके लिए ये पीडीएफ में मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ। रूट 5 फिर से वही स्टेप लगाना है भैया। हम अज्यूम कर ले रहे हैं रूट 5 क्या है, रूट 5 है रैशनल नंबर, तो हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं। भाई तुम मान रहे हो कि एचसीएफ जो है पी और क्यू का, मुझे डाउट है कि 1 नहीं है, तो चलो रूट 5 को हम किससे रिप्लेस कर दे, ए बाई बी से रिप्लेस कर देते हैं। अब मुझे मानना पड़ेगा एचसीएफ ए और बी के बीच में 1 है, पर अब आगे जब मैं इसको चलाऊंगा तो SBS लगाऊंगा, स्क्वायर बोथ साइड करूंगा, फिर उसके बाद ये 5 a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ जाएगा। सारे स्टेप वैसे के वैसे रिपीट करोगे और आप अंत में आ जाओगे, पता लग जाएगा आपको कि भैया कॉमन फैक्टर यहाँ पर HCF जो है 1 नहीं है, कोई और है। और अगर ऐसा हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी एजम्पशन गलत है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। आई बात समझ में? चलो बढ़िया, ये स्पेस छोड़ा है आपके लिए, आप देखना इसको, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप मैंने इतने से समय में आपके लिए ये पूरा चैप्टर, पूरा यूनिट 6 मार्क्स का रिवाइज करा दिया है। और विश्वास करो मेरा, इससे बाहर का कुछ नहीं आने वाला है, सिर्फ यही टॉपिक, यही स्ट्रैटेजी आपके पास आएगी। हाँ, क्वेश्चंस में वैरायटीज और हो सकती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। हमारा लाइव सेशन इसी चैप्टर से रिलेटेड आने वाला है। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन लिंक दी गई है, आप रजिस्टर कीजिए। बिल्कुल फ्री सीट है, 3 घंटे का लाइव सेशन, जहां मैं 1 घंटे फिर से ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर रिवाइज करवाऊंगा और 2 घंटे आपसे बात करूंगा, आपके डाउट इसी चैप्टर पे डिस्कस करूंगा। मेरा नाम है अभिषेक दुबे और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपके फेवरेट चैनल गोलवन पर सदा आपके साथ रहूंगा।